डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपसे तो आपके प्रोग्राम में भी शाम को इस मौजू पे इसी के आसपास गुफ्तगू हुई है। ये और आपने ही हवाला दिया था ये वर्ल्ड वॉर टू का। ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, नेटो बना, वॉरसो पैक्ट और ये नेटो। जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया 91 में, तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन का क़याम अमल में आ गया। इसी तरह चल रहा है ना सिलसिला आगे। पहले नेटो, फिर यूरोपियन यूनियन। अब 2025 के बाद क्या डिजाइन लग रहा है आपको यूरोप का और वहां चाइना का किरदार? माइक ओपन कीजिए जी। तो मेरा माइक आप ही के हाथ में, आपने ओपन करना है। मेरे पास तो अच्छा, मैं फिर वो डॉक्टर हसनैन जावेद की तरह मैं कह सकता हूँ कि मेरा माइक भी बंद किया जाता है। इंट्रो में डिस्टॉर्शन आती है, आप हुकूमत की अच्छी कॉपियों में सर। सर वो इंट्रो के लिए हम सिर्फ माइक ऑफ करते हैं, उस वक्त डिस्टॉर्शन आती है जस्ट टू, उसके बाद ठीक है सर, बिल्कुल हम हाथ नहीं लगाते। अच्छा सर, पहली बात तो मैं डॉक्टर हसनैन जावेद के कमेंट के ऊपर पाकिस्तान पे पहले आ जाता हूँ। पाकिस्तान का मामला तो हाउस इन ऑर्डर करने वाला है। IMF की एक टीम आई भी है, 2 टीम्स ने मजीद आना है। आपकी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस को देखना है, करप्शन के प्रोसेस को पकड़ना है, लीगल फ्रेमवर्क को देखना है और बहुत सारी चीजें करनी है। जैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा फरमा रही थी कि जो दुनिया के इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग IMF, इनका फ्यूचर इस वक्त मुझे खतरे में नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के पास क्या ये इदराक है, जो ये तब्दीली रूनुमा हो रही है, एक नया पैराडाइम एमर्ज कर गया है और पुराने पैराडाइम या जो वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत में जो फ्रेमवर्क था, जो दुनिया की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को चला रहा था, वो कहीं उड़ के रह गया है और एक नई चीज उभर के सामने आ रही है। तो इस क्या सूरत हाल को का इदराक है हमारे पॉलिसी मेकर पे, ये मैटर करता है। जब तक इसका फैसला नहीं होगा, जब तक हम आगे मेरा ख्याल है नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है $800 मिलियन तक चली गई है इस वक्त। दूसरा, चाइना का जहां तक सवाल है, तो चाइना बड़ा केयरफुल प्लेयर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इस वक्त प्रेसिडेंट है सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस का, और हर डेवलपमेंट को बड़ा पेशेंटली और बड़ा रैशनली चीजों को देखता है, प्रम्प्टली उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता और तरीके से आगे जाता है। चाइना की देखें बहुत बड़ी इंटरडिपेंडेंस उन्होंने कायम कर दी है। अमेरिका के साथ तकरीबन $700 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है, $800 बिलियन से ज्यादा उनकी यूरोप के साथ ट्रेड है, और इन दोनों को मिला लें तो इससे ज्यादा डबल, बल्कि जापान के साथ ट्रेड अगर आप मिला लें, जापान की के साथ भी तकरीबन उनकी कोई 240-50 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है। और अगर इन सबको आप मिला लें तो एशिया के साथ और अफ्रीका के साथ इससे डबल ट्रेड है उनकी। तो उन्होंने एक लिहाज से अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका में मुखासमत का उनका मसला बनता है, जो कि मुझे लग रहा है, बिकॉज ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर रशिया के साथ रिप्रोचमा हो गया है और कोई इकोनॉमिक डील हो जाती है यूएस की, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बुनियाद रखी थी, वो चाइना पे कंसंट्रेट करेंगे? अब तक तो वो कह रहे हैं कि चाइना से मुखासमत का कोई इरादा नहीं है, लेकिन नियो रियलिस्ट का अमेरिका में ये ख्याल रहा है और ये सजेशंस रही है कि जिस तरह माजी में आपने चाइना के साथ एंगेजमेंट करके रशिया को आइसोलेट करके उसे कंटेन किया था, अब आपको रशिया को साथ मिलाना होगा और चाइना को कंटेन करना होगा। ये अलग बात है कि चाइना कंटेनमेंट से बहुत आगे चला गया है। चाइना रूस की तरह कंटेन हो नहीं सकता, बिकॉज चाइना ने बड़ी खूबसूरती से जो ट्रेड का नेटवर्क है वो इतना जबरदस्त कायम किया है कि अगर ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं टैरिफ आयद करूंगा, पहले कहा कि 60% करूंगा, फिर 10% पे आए और अब 6% की बात है, तब भी अमेरिकन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप चाइना के कपड़ों पे टैरिफ आयद करेंगे तो हम पहनेंगे क्या। इसको कहते हैं शदीद किस्म की इंटरडिपेंडेंस, जो चाइना ने बड़ी खूबसूरती से क्रिएट कर दी है। चाइना का जो स्पेस है बनता है, जो कि चाइना इटालियन शर्ट तो 400 150 यूरो की है इटालियन शर्ट, और चाइना की शर्ट 10 में आ जाती है, तो कैसे पहने वो कपड़े? एग्जैक्टली, ये अच्छा हुआ आपने मुवाजना किया। एक तो ये फैक्टर हो गया चाइना की रैशनैलिटी का, जो कि उनकी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है तकरीबन कोई 1500-2000 साल की,
उस सिविलाइजेशनल हिस्ट्री के अंदर ये बड़ा बहुत ज्यादा डिपिक्ट होता है, उसके बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो है वो अमेरिकन पॉलिसीज हैं। सबसे बड़ा जो मुझे अमेरिका की पॉलिसी में मसला नजर आ रहा है वो इनकंसिस्टेंसी का नजर आ रहा है। आप मिसाल के तौर पे जो बाइडेन की पॉलिसी को कंपेयर कर लें प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी के साथ, आते ही उन्होंने तकरीबन 80-85 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देकर जो बाइडेन की पॉलिसीज की ऐसी की तैसी फेरी। फिर यूक्रेन के ऊपर जो उनका बयान है वो बड़ा मजेदार है कि भाई $350 बिलियन आपने ले लिए उस जंग के लिए जो जीत आप नहीं सकते थे, और उसमें से आपने खुद तस्लीम किया है कि आधे पैसे आपको उसका हिसाब किताब भी नहीं पता कि वो आधे पैसे कहाँ चले गए। मिलियंस ऑफ यूक्रेनियन जो है दरपदर हैं या मारे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया है, अब वो शहर नहीं रहे, वो मलबे का ढेर बन गया है। तो फिर अगर आप हमें $500 बिलियन की मादनियात देते हैं तो हम आपके साथ हैं, अदरवाइज आप रास्ता पकड़ें। और मुझे लगता है वो रशियंस के साथ जाके उन्होंने इस हवाले से डील कर ली है, बिकॉज ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो यूक्रेन है वो बिकने वाला माल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये जो इनकंसिस्टेंसी है पॉलिसी की, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर भी पैनिक नजर आ रहा है, यूक्रेन के अंदर भी एंजाइटी नजर आ रही है, ये पैनिक जो है इनकंसिस्टेंसी की वजह से है। और फिर खुद मिडल ईस्ट के अंदर अगर आप देखें तो एक तरफ तो इजराइल को साथ भी लेके चलना चाहते हैं, दूसरी तरफ प्रेशर भी डालते हैं कि खबरदार अभी आप जो है मेहरबानी करके इसको सीज फायर करें। फिर उनको राजी करने के लिए कहते हैं कि आप जो गजा को खाली कर दें। अब गजा को खाली कर दें, जो ट्रेडिशनल आपके पार्टनर्स हैं जिसमें जॉर्डन है, किंग अब्दुल्ला ने अभी विजिट पे किया, वो बड़े मायूस वापस आए। जनरल सीसी जो हैं वो उन्होंने जाने का इरादा किया था अमेरिका का, अब तक वो पोस्टपोन करते आ रहे हैं। मैं कल कहा था वॉशिंगटन जो गया वो खुश वापस नहीं आया। जी, क्योंकि वो डील कर रहे हैं ना। तो आप अगर आप ये देखें सामने बिठा के, वो सामने बिठा के डांटते हैं। ये पूरी कैबिनेट लेके बैठे होते हैं लोग, उनके सामने अपने बच्चे लाके बिठा देते हैं कि ये लो तुम्हारी हैसियत। साहब डांटने से मुझे याद आया, वो एंगेजिंग इंडिया किताब है, टालबोट साहब ने लिखी है, असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी थे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में साउथ एशिया के हवाले से। उन्होंने ये जो कारगिल हुआ था, उस कारगिल के ऊपर क्लिंटन साहब का जो डांटना था हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, वो पूरा किस्सा लिखा हुआ है उसके अंदर कि उनको एक लफ्ज नहीं दिया था। तो ये डांटने वाली जो आदत है, नॉट ओनली दैट, आपको चले थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस है, ये अल्फाज शायद बिल्कुल ऐसे ही थे कि जब ये ज़ियाउल हक साहब ने टेक ओवर किया था तो जिमी कार्टर गेव हिम एन एंग्री फोन कॉल, व्हाट हैव यू डन। और फिर उसके बाद ही फिर सिचुएशन बदल गई, वो रशियन इन्वेजन यूएसएसआर वाली हो गई है, डार्लिंग। डॉक्टर साहब क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में ना, जब क्लिंटन साहब फेयरवेल स्पीच दे रहे थे ना अपनी आखिरी सेकंड टर्म की, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वी कैन नॉट टॉलरेट डिसओबीडियंस ऑफ सद्दाम हुसैन ऑफ द वर्ल्ड। तो कहने का मकसद ये है कि डांटने की उनको आदत है। लेकिन जो मैं पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूं कि अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका मेक एंड ब्रेक पर खड़ा है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो साबित हो रही है कि उनका इन्फ्लुएंस इरोड हो रहा है उनकी अपनी पॉलिसीज की वजह से। आखिरी पॉइंट, उसके बाद चूंकि उस्मान साहब भी बात करेंगे, मैंने काफी टाइम लिया, जो मुझे जो सबसे खतरनाक डेवलपमेंट होते नजर आ रही है वो ईरान पर हमला है और उसकी तैयारियां हो रही हैं। देखना ये है सऊदी अरब में जाके, सऊदी अरब में जो इम्पोर्टेंस दी गई है वहां से आप ये असेस कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके इस हवाले से खुद अमेरिकन मीडिया के अंदर हो रही है, और जो डिप्लोमेसी चल रही है इजराइल के साथ, उस वहां से इंडिया ये मिल रहा है। बिकॉज नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट्स हैं कि वी कैन नॉट बियर न्यूक्लियर ईरान, और उसको हमने कभी भी हाथ नहीं लगाने देना, और ये बार बार स्टेटमेंट आ रही है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दैट कैन बी सो अनप्रेडिक्टेबल कि हम आज ये हिसाब लगा रहे हैं, बट हु नोज व्हाट हैपेंस आफ्टर अनदर 2 days। उस्मान साहब, आपने ये सारी बात सुन ली, सवाल नोट कर लीजिएगा डॉक्टर मुनव्वर के लिए। ईरान के लिए जो अगर वो बात कर रहे हैं, मुझे 3 ग्राउंडेड सवाल बता दीजिए कि मतलब ऑन व्हाट हाइपोथेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड ही वुड। मैं ये सोचा था
साहब ये कि सवाल मेरा ख्याल, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया ना डॉक्टर मुनव्वर, मुझे नहीं लगता कि वो ईरान पर इस तरह की किसी किस्म का भी एडवेंचर वो करने की ये पोजीशन सोचा में। था डॉक्टर साहब के साथ ये ईरान पे एक अलग मौजू पे, बिकॉज दैट्स ये फुल फ्लैज एक अलग मौजू है, इस पे हम इनका हाइपोथेसिस बिल्कुल कर लेते दुरुस्त है, लेकिन मैं उसी, क्योंकि हैं। डॉक्टर मुनव्वर ने पहले भी एक डीप दफा इनटू बात इट। की थी, उस पर मैंने कैलकुलेशन करके मुझे जो अंदाजा लगा और कुछ सोर्सेज से पता चला, वो ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन मैं जरूर इनसे डिबेट सुनना चाहूंगा कि इस इसको पर इनके फर्दर क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी उधर नहीं जाते। उस्मान साहब, लेट्स टिक टू यूरोप फॉर नाउ। आपके सामने सारी गुफ्तगू भी आ गई है, सवालात भी आ गए हैं, प्लीज शेयर योर थॉट्स। जी, जब हम बात कर रहे हैं यूरोप और चाइना के ताल्लुकात पे, तो इस साल 50 साल हो गए हैं यूरोप के और चाइना के टाइज, जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इस्टेब्लिश हुए हुए। तो मेरे ख्याल में चाइना हैज़ बीन मेकिंग इनरोड्स इनटू यूरोप फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तेज़ी के साथ वो कोशिश कर रहा है, और उसकी रिसेंट टेम्पलेट हम देखते हैं म्यूनिख के अंदर जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, जहाँ पे एक वक्त जहाँ नायब सदर अमेरिका के जेडी वैंस जो हैं, वो करेक्टराइजेशन कर रहे थे यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज की, जिसे वो अनफेयर कंसिडर करता है यूरोप। और दूसरे एंड के ऊपर वांग जी, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, वो उस वक्त बड़े फ्रेंडली पोस्चर के साथ हम उन्हें चार्म ऑफेंसिव लॉन्च करते हुए वहां के ऊपर देखते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा आप कह लें कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि हमारी कोई फंडामेंटल राइवलरी आपके साथ नहीं है। तो बड़ी रिकंसिलिएटरी टोन मैंने वहां के ऊपर उनकी देखी, वांग जी की है। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि वहां पे वांग जी ने जिन जो की फिगर्स के साथ मुलाकात की, उसमें यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी की चीफ हैं, वो उनके साथ बात की। अलॉन्ग विद उन्होंने वहां पे लॉबिंग, एक ग्रुप था बिजनेस यूरोप का, वहां के ऊपर एक बड़ी कम्युनिटी यूरोप की, उन्हें इनवाइट किया कि वो चाइना आए और वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, और चाइना उन्हें बड़ा रूम देगा इस हवाले से। साथ में काउंटर पार्ट्स अपने फ्रेंच और स्पेनिश से उन्होंने बात की। और वहां पे एक ऐसा इवेंट भी था जिसे फीचर किया गया चाइना के हवाले से, जिसमें 30% स्पीकर्स जो थे वो साउथ की साइड से थे। तो मेरे ख्याल में जो यूरोपीय यूनियन है, स्पेशली जर्मनी, जो कि बड़ी ताकत है इस वक्त यूरोपीय यूनियन की, वो इस इवॉल्विंग इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देता नजर आता है, और चाइना को वो बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहे। और साइमल्टेनियसली जो मीटिंग कंडक्ट हो रही थी, जिसमें सवाल उठ जेडी रहा है मान साहब, जी ये जी अभी परसों तक बातें हो रही थी वहां पे खवातीन के हुकूक की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, मीडिया फ्रीडम की, एंड नाउ दिस। नहीं, मेरे ख्याल में वो शायद अभी इतनी, यूरोप जो है वो बिल्कुल कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर है। लेकिन नो डाउट अभी परचम उन्होंने थामा हुआ है इन चीज़ों का, और मैं ऑफ कोर्स इसका बड़ा प्रोपोनेंट रहा हूँ। मैं ऑफ कोर्स चाहता हूँ दुनिया जो है वो वैल्यूज ड्रिवन जो अपना एक स्ट्रक्चर है उससे बैक ऑफ ना करे। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मीडिया को गैग गैग किया जाए। चाहता हूँ, बट दैट दोस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। जो असल में हो रहा है हम तो उसको देख रहे हैं। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये अपना ये वहाँ पे म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, वहाँ के ऊपर है, वो एक बैरोमीटर है वहाँ पे, एक जो सिक्योरिटी आउटलेट का, वहाँ पे हमें यूरोप की एक जो डॉक्टर उस्मान साहब शाह ने उस्मान शाह साहब, आप ये क्यों नहीं कहते कि जो वहां पर डायलॉग हुआ है वो लड़ाई की और जंग की इब्तदा हो चुकी है, वो कोल्ड वॉर का आगाज हो चुका है दो मुल्कों के, यानी यूरोप और अमेरिका के दरमियान में कोल्ड वॉर का आगाज हो चुका है। जो बात वेनिस ने कह दी है, वहां जी जी से उसने ये कहा है कि उसने सिर्फ एक गाली नहीं दी, बाकी सब उसने कहा कि तुम खुद अपने मसाइल के जिम्मेदार हो। जी जी, इससे बिल्कुल। बड़ी और बात यही और वो क्या कहता बिल्कुल यहीं पे ट्रांस अटलांटिक हमें रिफ्ट जो नजर आती है, उसे चाइना कैपिटलाइज करता हुआ नजर आता है, क्योंकि यूक्रेन की वजह से यूरोप जो है वो स्ट्रेटेजिक जो है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को डिप्लीट कर चुका हुआ है, और वहां पे जो स्ट्रेटेजिक एंजाइटी है वो एग्जैस्टरबेट कर चुकी हुई है, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजिकल जो अपना एडवांसमेंट है उसके अंदर जो कंपटीशन आ गया, एनर्जी का एक्यूट क्राइसिस है वहां के ऊपर। और उसके अलावा और हम देखते हैं कि वहां के ऊपर एक इकोनॉमिक जो अपना अब कह लें फ्रिक्शन है एक तरह से है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ इंपोज करने की बात कर रहा है यूरोप के ऊपर अंदर वहां पे, तो मेरे ख्याल में वहां पे जो चाइनीज थे वो बड़ा स्ट्रेटेजिक मनूवर कर रहे थे। वांग जी ने जितनी गुफ्तगू की, जितनी मुलाकातें की, और जो टोन थी उनकी है, दैट वाज फिनोमिनल। एक साइड पे वो डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहे हैं वहां पे, और दूसरे एंड के ऊपर वो वहां के ऊपर बिजनेस जो वेंचर्स हैं उसके लिए वहां पे एफर्ट कर रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे इजाजत दें तो आपकी गुफ्तगू क्योंकि बहुत अच्छी जा रही है, मैं आपको अगर कुछ पॉइंट्स दे दूं उसके जी ऊपर अगर आप फरमाएं, जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, जो क्योंकि इन्होंने टॉपिक रखा है चाइना सेंट्रिक यूरोजोन। अच्छा, सेंट्रिक यूरोजोन से मुराद क्या है मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी ये समझ नहीं आया।
मुझे समझ आया और जिसको ऊपर मैं कन्विक्शन रखता हूं और जिसको मैं समझता हूं वो ये है कि अल्टीमेटली यूरोप को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनना पड़ेगा। अच्छा, बन जाएगा। अच्छा, वो बुलाए, इसको एक होती है पुश स्ट्रेटेजी, एक होती है पुल स्ट्रेटेजी। उनको पुश नहीं करना पड़ रहा, ये पुल हो रहे हैं। अमेरिका उनको धक्का दे चुका है, अब ऑटोमेटिकली वो उसके लिए तरफ खींच रहे हैं। नंबर 1 सर, मल्टी डायमेंशन चैलेंजेस फॉर यूरोप, एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके अंदर मैं मोटी बात करूं तो अफेक्टिंग ट्रेड हो गई, बहुत बुरी तरीके से उनकी ट्रेड इफेक्ट हुई है। उसके बाद सिक्योरिटी है और तीसरा जो है वो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है। इन तीन के बारे में ये वजाहत कर दूं डॉक्टर साहब, ये चाइना सेंट्रिक से हमारी क्या मुराद थी? वो मुराद ये है जिसका हवाला मैंने शुरू में दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ था और ये नेटो बना था। 91 के बाद यूरोपियन यूनियन बन गई थी। तो अब ये जो 25 के बाद क्या ये सब कुछ डिमोलिश होने जा रहा है? ये था नेटो को जब पैसा नहीं मिलेगा नेटो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो इररिलेवेंट तो ऑलरेडी हो गया है वो तब तक इररिलेवेंट रहेगा जब तक वो जंग का आगाज नहीं करते। अमेरिका फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है सर। अमेरिका उस फ्रस्ट्रेशन के ऊपर है कि अमेरिका इंडिया को इसलिए इतने ज्यादा हथियार बेच रहा है, अपने J-35 बेच रहा है और सारा का सारा उससे वो जंग करवाना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया जो है वो चाइना से भिड़े, वो चाहता है ब्रिक्स ना बने, वो चाहता है कि करेंसी स्वैप ना हो, वो चाहता है कि जो है वो जो रुबेल के और बाकी जो RMB के है वो ट्रेड ना हो। वो चाहता है कि आपस में ये लड़े और उनका असलहा बिके। अच्छा, जो बातें मैं उस्मान शाह साहब की मुझे ये बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कर रहा हूं। टैरिफ की बात तो आपके सामने आ गई, नेटो एंड सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं। ट्रंप क्रिटिसाइज यूरोप फेलियर टू मीट नेटो डिफेंस स्पेंडिंग कमिटमेंट्स, his ambiguous stance on Ukraine war and potential cuts to US support for Kyiv increase European security risk. Trump has also shown interest in securing Greenland, raising concern over US territorial ambitions. फरमाइएगा उस्मान साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फिर डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल है मेरे पास। जी, ये अपने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि आप जो हम पहले पॉइंट कर रहे थे। मैंने जो स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ी है ये आपके लिए, फिर इसके बाद मैं डॉक्टर मुनव्वर से भी सवाल करना चाहूंगा, डॉक्टर हसन साहब की इजाजत से। थोड़ा सा सर दोबारा से जरा बोल दीजिएगा, ऑडियो रप्चर थी थोड़ी सी। नहीं, चलिए आप अपना थॉट प्रोसेस, सॉरी वो इंटरप्ट हो गया, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। आपको जो जितना समझ आया वहीं से आप आगे चलिए। जी, मैं वो बात कर रहा था कि चाइना जो है वो इस वक्त यूरोप को विन विन सिचुएशन ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर म्यूचुअल जो है ना बेनिफिशियरी हैं दोनों, अगर ट्रेड हो जाए। क्योंकि चाइना के हवाले से मैं कुछ अपना देख रहा था, फैक्ट्स है, क्योंकि चाइना यूरोप को फॉरेन क्रिटिकल इनपुट्स के हवाले से उनकी यूरोपीय यूनियन की इंडस्ट्रीज को जो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स है, वो बड़ी स्ट्रेटेजिक नौयत की हैं, जिसके अंदर ऑप्टिकल इक्विपमेंट है, केमिकल प्रिकर्सर है, माइक्रोचिप्स हैं, टरबाइन पार्ट्स हैं। इसके बगैर जो यूरोप है वो चाइना के अंदर कम्पीट नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में चाइना ने इस चीज को वहां पे भी बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया है कि अगर आप चाहते हैं तो यूरोपीय कमीशन को चाहिए कि वो हमें लेवरेज दे। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका थैंक यू शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से लास्ट अक्टूबर में ब्रसल्स के अंदर जो टैरिफ इम्पोज किए गए हैं उनकी व्हीकल इंडस्ट्री के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रिक है उसको अपोज किया जर्मनी ने वहां के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में एक हम देख रहे हैं इंटरनल डिस्कॉर्ड भी देख रहे हैं वहां पे यूरोप में, जहां पे सबसे बड़ी वहां पे मईशत जो है वो चाइना को लेवरेज देने के अंदर जो है वो हमें लीड करती हुई नजर आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इंटरनल डिस्कॉर्ड आ रहा है वहां पे, तो फिर आगे अब यूरोप का नक्शा क्या बनने जा रहा है?